हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फ्रेंड, एग्जाम में आपसे इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसमें शुरू करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो देखिए, इसमें इनके अन्य नाम होते हैं राष्ट्रीय एकता के शिल्पी इन्हें कहा जाता है, फिर इसके बाद इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, फिर इसके बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक इन्हें कहा जाता है। तो इतने नामों से इन्हें जाना जाता है फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इनको इतने नाम क्यों दिए गए हैं? क्योंकि राष्ट्रीय एकता का शिल्पी इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे भारत में जो देशी रियासतें थी उनको शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी और देश में एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय एकता का शिल्पी कहा जाता है। लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भारत में बहादुरी से हमारे भारत में देशी रियासतों को शामिल किया था। ठीक है, इसके बाद फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही कहा था हमारे भारत में कि जो प्रशासनिक सेवाएं हैं इन्होंने भारत को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए इन भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को हमेशा बनाए रखे जाना चाहिए। तो इसलिए इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक भी कहते हैं फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इनका जन्म कब होता है? देखिए, तो जन्म इनका 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। स्थान कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो इनके जन्म स्थान के बारे में आपको नाम याद रखना है, ग्राम नादियाड़। तो ये नादियाड़ कहाँ पर आता है? तो जिला खेड़ा है और राज्य है गुजरात, ये आपको याद रखना होगा। इनके पिता का नाम क्या था फ्रेंड? तो इनके पिता का नाम था झवेर भाई, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर इनकी माता का नाम था लाड़बाई। फिर इसके बाद में इनका विवाह झवेराबा बाई से हुआ था, मतलब इनकी पत्नी का नाम था झवेराबा बाई। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई थी। फिर इसके बाद में इनकी मृत्यु के पश्चात इन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो कब इन्हें सम्मानित किया गया था? तो 1991 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इनका सामान्य परिचय है। अब इसके बाद में आगे देखिए, किसान के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका जो पालन पोषण हुआ था तो ये ग्रामीण क्षेत्र में ही इनका पालन पोषण हुआ था और यहीं से इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है फ्रेंड। और प्रारंभिक और अंग्रेजी की 3री कक्षा तक की शिक्षा इन्होंने करमसद में प्राप्त की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ पर होती है? तो करमसद में होती है। फिर इसके बाद में ये पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले जाते हैं? तो ये पढ़ाई करने के लिए ये नाडियाद में इन्होंने दाखिला ले लिया था। तो प्रारंभिक परीक्षा करमसद में हुई, उसके बाद इन्होंने नाडियाद में दाखिला लिया था। फिर इसके बाद में यहाँ से उन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में 1897 ईस्वी में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर 1900 में सन 1900 ईस्वी में गोधरा में इन्होंने वकालत प्रारंभ कर दी थी, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ से गोधरा से जब इन्होंने वकालत की तो उसके बाद फिर 10 अगस्त 1910 ईस्वी को ये विलायत के लिए रवाना हो गए थे, मतलब विदेश जाने के लिए यहाँ से रवाना हो चुके थे। ठीक है, इसके बाद फिर लंदन में रहने के लिए उन्होंने एक सस्ता सा बोर्डिंग को चुना था और सितंबर 1910 में इन्होंने मिडिल टेम्पल में प्रवेश लिया था। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर इन्होंने लॉ की परीक्षा ऑनर्स के साथ प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की थी इन्होंने, वल्लभ भाई पटेल ने। और ये वल्लभ भाई पटेल फिर 13 फरवरी 1913 ईस्वी को भारत वापस आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, इसमें भारत आकर ये कहाँ रहने लगे? तो ये भारत आने के बाद अहमदाबाद में रहने लगते हैं और जल्दी ही इन्होंने अहमदाबाद में अधिवक्ता वार में अपराध कानून के बैरिस्टर बन जाते हैं और फिर जिला अधिवक्ता की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की, जिससे उन्हें वकालत करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद फिर यहाँ से इन्होंने वकालत करना शुरू कर दिया और 1917 ईस्वी में
पहली बार गांधी जी के संपर्क में आए थे तथा उनसे प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। और स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर ही 9 जनवरी 1918 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने परिवार, व्यवसाय और प्रतिष्ठा इन सभी को त्याग कर सबसे पहला और बड़ा खेड़ा सत्याग्रह का दायित्व इन्होंने ग्रहण किया था। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था तो असहयोग आंदोलन में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था इसमें, ठीक है। इसके बाद फिर 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में वारदोली सत्याग्रह हुआ था और उनकी इस बहादुरी को देखते हुए इस सत्याग्रह मतलब इस आंदोलन के सफल होने के बाद महिलाओं ने इनकी बहादुरी को देखते हुए इनको सरदार की उपाधि दी थी। तो एग्जाम में आपसे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो बारदोली की महिलाओं ने दी थी फ्रेंड। ये आपको याद रखना है। पहले इनका नाम क्या रहता है, तो पहले इनका नाम वल्लभ भाई पटेल रहता है। फिर इनका नाम सरदार कैसे हुआ, तो जब इन्होंने बारदोली सत्याग्रह किया था तो इनकी इस बहादुरी को देखते हुए यहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। इसके बाद आगे देखिए, मार्च 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है और इस अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने 2 प्रस्तावों को अपनाया था। तो 2 प्रस्ताव कौन कौन से थे, तो पहला प्रस्ताव था इसमें मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव और दूसरा होता है राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव। ये 2 प्रस्ताव पेश किए थे कांग्रेस ने उस समय। फिर इसके बाद में उन्होंने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके बाद फिर स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना मंत्री के रूप में कार्य किया था। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर भारत को अखंड बनाने में मतलब भारत को एक बनाने में तथा देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जब इन देशी रियासतों को इन्होंने भारतीय संघ में शामिल किया था तो इनकी बहादुरी को देखते हुए लौह पुरुष इनको नाम दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने हमारे भारत में जो देशी रियासतों को एक किया था तो इस कारण से इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे जर्मनी को एक करने में बिस्मार्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वैसे ही पूरे भारत को एक करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो ये सारे नाम इनके आपको याद रखना फ्रेंड। फिर इसके बाद देखिए कि भारत को अखंड बनाने में पटेल के योगदान को सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिवस, उनके जन्मदिन मतलब 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आता है इनकी रचनाएं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की रचनाएं कौन कौन सी है, तो देखिए इसमें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो लिखे गए पत्र हैं, उनकी टिप्पणियां हैं एवं उनके द्वारा कुछ दिए गए व्याख्यान हैं, उनको ही बृहत साहित्य में शामिल किया गया है, ठीक है। इन्होंने स्पेशली हम देखें तो जैसे बहुत सारे जो राइटर हैं जिन्होंने बुक लिखी है, तो स्पेशल इन्होंने ऐसे बुक को नहीं लिखा है। इनके द्वारा जो भाषण दिए गए थे, इनके जो पत्र लिखे गए थे, तो इनके पत्र और इनके भाषण का संकलन करके इनके पुस्तक के रूप में इनको प्रकाशित किया गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें इनके कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो देखिए इसमें पहली रचना का नाम है गांधी, नेहरू और सुभाष, ये इनकी रचनाएं हैं। फिर इसके बाद में मुसलमान और शरणार्थी, इसके बाद फिर अगला है भारत विभाजन, फिर इसके बाद कश्मीर और हैदराबाद, फिर इसके बाद में आर्थिक एवं विदेश नीति। ये सब इनकी रचनाएं फ्रेंड जो आपको ध्यान रखना होगा। 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की रचनाएं के नाम लिखिए। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की रचनाएं हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो 3 नंबर में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बाद देखिए इसमें इनके राजनीतिक विचार। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुछ विचार हैं जो आपको याद रखना होगा। अब पहला विचार है इनका राजनीतिक विचार।
अब राजनीतिक विचार में इनका पहला विचार है प्रजातंत्र एवं अनुशासन। ठीक है, तो देखिए इसमें तो प्रजातंत्र एवं अनुशासन, तो प्रजातंत्र से मतलब होता है लोकतंत्र। तो प्रजातंत्र के संबंध में सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन था कि प्रजा में ताकत होगी तो जिस वस्तु की आवश्यकता उसे होगी वह मिल जाएगी, और यदि प्रजा को लगेगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो यह स्वशासन के परित्याग का मार्ग अपना सकेगी, और सत्याग्रह का वही स्वरूप होगा जो उन्होंने जीवन भर अपनाया है। इसके बाद फिर उन्होंने सरकार तथा संगठन के पदों पर रहते हुए तथा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों में कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों की सीमा को पार नहीं किया था। साथ ही उनका यह विश्वास था कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए अनुशासन अनिवार्य होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि जीवन में भी अनुशासन अनिवार्य होता है और किसी भी संगठन के सफल संचालन में अनुशासन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, और ऐसे ही एक सफल प्रजातंत्र के लिए भी अनुशासन जरूरी होता है। ठीक है, तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रजातंत्र और अनुशासन के बारे में अपना विचार व्यक्त करते हैं, और सफल लोकतंत्र के लिए अनुशासन बहुत जरूरी होता है। इसके बाद देखिए सरदार पटेल अनुशासन के अधीन सिर्फ शासितों को ही नहीं अब बल्कि शासक को भी रखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि अनुशासन सिर्फ शासितों के लिए ही ना हो, शासितों से तात्पर्य जिन पर शासन किया जाता है। ठीक है, तो अनुशासन सिर्फ शासितों के लिए ही नहीं होना चाहिए बल्कि जो शासक होते हैं उनके लिए भी अनुशासन अनिवार्य होता है। ठीक है, तो शासक भी अनुशासन में रहकर कार्य करेगा तो लोकतंत्र में हमें सफलता जल्दी प्राप्त होगी। और उन्होंने स्वयं अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी अनुशासन भंग नहीं होने दिया। इसके बाद फिर जिसने भी अनुशासन भंग करने का कार्य किया था उसके साथ वे कठोरता से पेश आते थे। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये विचार थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रजातंत्र और अनुशासन के बारे में। अब इसके बाद देखिए इसमें अगला विचार है उनका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य है बोलने की स्वतंत्रता, मतलब आपके मन में अगर कोई विचार आ रहा है तो आप उसे व्यक्त कर सकते हैं, आप उसे बता सकते हैं, इसे कहा जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो देखिए इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक थे और संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान के अनुच्छेद 19 में जिन 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया है उसमें पहली स्वतंत्रता विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, इसी को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं, और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता छुपी हुई रहती है। ठीक है, स्वतंत्रता के संबंध में उनका विचार था कि इस स्वतंत्रता को नकारात्मक आधार पर नहीं बल्कि सकारात्मक आधार पर लेना चाहिए। अगर व्यक्ति के मन में कोई विचार आ रहा है तो वह अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक है, इतनी स्वतंत्रता संविधान के द्वारा दी गई है और इसको संविधान में शामिल करवाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि आज़ादी के समय में समाचार पत्रों का जो धर्म था और जो कार्य था उसमें और आज में जमीन आसमान का अंतर है। एक उत्तरदायी सरकार, ठीक है, की लेखनी जनता पर प्रभाव डाल सकती है और वह जितनी भलाई पर प्रभाव डाल सकती है उतनी बुराई पर भी डाल सकती है। ठीक है, अतः समाचार पत्रों को यह चाहिए कि वे देश के निर्माण में हाथ बटाएं और कोई ऐसा कार्य न करे जिससे कि राष्ट्र को नुकसान हो। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में ये विचार थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के। अब इसके बाद देखिए दंड व्यवस्था पर दृष्टिकोण। अब दंड व्यवस्था पर दृष्टिकोण के संबंध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार है कि सत्य एवं अहिंसा के पुजारी होने के कारण तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी सत्य का मार्ग और अहिंसा का मार्ग अपनाते थे। ठीक है, क्योंकि ये महात्मा गांधी के ही अनुयायी रहे हैं, है ना। तो महात्मा गांधी के साथ इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, इसीलिए गांधी जी के द्वारा बताए गए मार्ग पर ये चलते थे। तो ये सत्य एवं अहिंसा के पुजारी होने के कारण सरदार पटेल ने कभी भी
बदला लेने के लिए बल प्रयोग की बात नहीं की थी। वे आज़ादी की लड़ाई में कई बार जेल गए, यातनाएं सही तथा अनेक प्रकार के कष्टों को उन्होंने सहन किया, लेकिन दंडात्मक कार्रवाई उन्होंने कभी नहीं की। इसके बाद अहिंसा के सिद्धांत के अनुसार वे सत्याग्रह के मार्ग से ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते थे और दंड की अपेक्षा सुधरने का अवसर अधिक प्राप्त होना चाहिए, ये उनका ऐसा मानना था। मतलब अगर किसी को सुधारना है तो दंडात्मक कार्रवाई न करें आप, किसी को तुरंत दंड न दें, उसे सुधारने का अवसर दें आप। इसके बाद उन्होंने सुधारात्मक दंड का समर्थन भी किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि अगर कोई व्यक्ति गलतियां करता है तो पहले उसे सुधरने का अवसर दिया जाना चाहिए और वह नहीं सुधरता है तब फिर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद फिर सरदार पटेल के अनुसार कि मित्रता में जितना काम होता है उतना दंड से नहीं होता और कानूनों का सहारा तो कम से कम ही लेना चाहिए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना है, उनका विचार है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फ्रेंड, इसमें अगला तो अगला विचार है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जनमत पर दृष्टिकोण। अब जनमत मतलब जनता का मत, तो इस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के क्या विचार हैं तो ये देखिए इसमें। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने राजनीतिक जीवन में जनमत को बहुत अधिक महत्व दिया था और कोई भी आंदोलन शुरू करने के पूर्व से भली भांति और जांच परखने के बाद ही जनमत के इसके लिए तैयार हैं या नहीं तभी आंदोलन शुरू करते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एकदम से अचानक कोई आंदोलन शुरू नहीं कर देते थे, पहले वह जनमत की इच्छा जानना चाहते थे कि जनमत मतलब जनता क्या चाहती है, उसके बाद ही कोई भी आंदोलन शुरू करते थे। इस संबंध में सरदार वल्लभ भाई पटेल का विचार था कि बिना लोक सहमति के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। मतलब जब तक जनता नहीं चाहेगी तब तक व्यक्ति को कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। और यदि हम लोक सरकार चाहते हैं तो हमें अवश्य लोक सहमति और संचालन की स्थापना भी करनी होगी। इसके बाद फिर इस संबंध में जनता की बिना धर्म और जाति भेदभाव की सुरक्षा करने का कार्य सरकार करेंगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि जनता की बिना धर्म और बिना जाति भेदभाव की सुरक्षा करने का दायित्व किसका होगा तो सरकार का होगा। सरकार किसी भी जाति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी, किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी और इन सब की समान रूप से सुरक्षा करेगी। इसके साथ ही सरकार को चाहिए कि वह अपने आप को जनता का ट्रस्टी समझे, ठीक है, शासक नहीं। और शासक को चाहिए कि वह अधिक से अधिक लोक कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करे और इन कार्यों को संपन्न करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और किसी भी प्रकार से किसी भ्रष्टाचार को बढ़ावा न दे। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें नागरिकों के कर्तव्य। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी नागरिकों को कुछ कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी है। तो देखिए इसमें कि स्वतंत्रता एवं समानता बनाए रखने के लिए सरदार पटेल ने नागरिकों के कर्तव्यों को निश्चित करते हुए कहा था कि यदि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो संभव है कि उनकी स्वतंत्रता और समानता खतरे में पड़ जाए। ठीक है, इसके बाद फिर नागरिकों में कर्तव्य पर बल देते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि प्रत्येक नागरिक का उत्तरदायित्व है कि वह महसूस करे कि देश स्वतंत्र है तथा उसे सुरक्षा प्रदान करने का उसका कर्तव्य है। इसके बाद फिर प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वह जाति पाति को भूल जाए और अपने आप को मात्र भारतीय समझे, ठीक है, और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। तो सब इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल नागरिकों के कर्तव्य के बारे में बातें करते थे या इस प्रकार के विचार उन्होंने व्यक्त किए थे। इसके बाद फिर अगला विचार है सरदार वल्लभ भाई पटेल का कि छोटे राज्य विकास में बाधक होते हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का विचार था। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था देखिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के उपरांत देशी रियासतों का एकीकरण किया था। तो हमारे भारत में जो 562 देशी रियासतें थी, इन रियासतों को एकत्रित करने में या इनको एक करने में या भारतीय संघ में मिलाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और उन्होंने यह अनुभव किया कि छोटे छोटे राज्य राष्ट्र के विकास में बाधक होते हैं तथा भाषाएं
और भौगोलिक आधार पर गठित ये राज्य देश की एकता और अखंडता के लिए भी हानिकारक होते हैं। इसके बाद उन्होंने इसी कारण वे आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के पृथक्करण का विरोध करते थे और सकारात्मक रूप से महाराष्ट्र से गुजरात राज्य के पृथक्करण के भी वे विरोधी थे। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए आगे, आर्थिक स्वतंत्रता के समर्थक। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के विकास के लिए, ठीक है, तो देखिए इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का विचार है। तो सरदार पटेल राष्ट्र के विकास के लिए आर्थिक स्वतंत्रता को आवश्यक मानते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि राष्ट्र के विकास के लिए जरूरी क्या है, तो आर्थिक स्वतंत्रता आवश्यक है। इसलिए कुछ लोग उन्हें पूंजीवाद समर्थक भी कहते थे और उनकी नज़रों में राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के बिना वास्तविक अर्थों में स्वतंत्रता नहीं होगी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि व्यक्ति को पहले आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, उसके बाद फिर राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि बिना आर्थिक स्वतंत्रता के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होता। उन्होंने कहा था कि मेरी केवल यही इच्छा है कि भारत को अच्छा उत्पादक राष्ट्र होना चाहिए तथा देश में कोई भूखा न रहे, भूख के लिए कोई आंसू न बहाए। ठीक है, इसके लिए देश में उत्पादन को बढ़ाना होगा और हर व्यक्ति के पास इतनी आय होना चाहिए कि वह अपना जीवन ठीक तरीके से व्यतीत कर सके, आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से कर सके। ठीक है, वह किसी व्यक्ति पर निर्भर न रहे, इतनी आय हर व्यक्ति की होना चाहिए। इसके बाद फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि हमें आयात के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति आयातित वस्तुओं पर निर्भर न हो, इसके लिए सरकार और जनता को मिलकर कार्य करना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि हम जो ज़्यादा आयात करते हैं तो आयात पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो सरकार को और आम आदमी को मतलब जनता को साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, तो इससे भारत में उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक है, और उत्पादन में जब वृद्धि होगी तो भारत की जनता को भी और भारत की सरकार को भी आर्थिक लाभ होगा। इसके लिए संविधान निर्माण के मौलिक अधिकारों की उपसमिति के अध्यक्ष के नाते उन्होंने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखने का निर्णय लिया था तथा व्यापार आदि की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनुच्छेद 301 को लागू करवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए आगे, सामाजिक विचार। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामाजिक विचार कौन से हैं, तो इसमें पहला विचार देखिए, अस्पृश्यता एक सामाजिक पाप होता है। ठीक है, अब अस्पृश्यता का अर्थ क्या होता है, मतलब जो छुआछूत की समस्या थी, तो जो छुआछूत होता है उसको अस्पृश्यता कहते हैं। ये स्पृश्य मतलब छुआ जा सके और अस्पृश्य जिसे छुआ न जा सके। और जब व्यक्ति के मन में ऐसे एक धारणा बन जाती है कि इसको छूना गलत है या इसे नहीं छूना चाहिए, तो उसे अस्पृश्यता कहा जाता है। तो यह अस्पृश्यता एक पाप है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना है। तो देखिए इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कहते हैं। तो सरदार पटेल का सामाजिक चिंतन गांधीवाद का पूरक है और गांधी जी के समान सरदार पटेल ने भी अस्पृश्यता को हिंदू धर्म पर एक कलंक बताया था, यह आपको ध्यान रखना है। सरदार पटेल का कहना था कि धर्म के बहाने चलने वाला यह एक ढोंग है। ठीक है, धर्म के बहाने ये जो छुआछूत चल रहा है यह क्या है, सिर्फ एक ढोंग है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। इसके बाद फिर 1936 ईस्वी में संयुक्त प्रांत में एक किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपने भाषण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छुआछूत की भर्त्सना की थी, मतलब बुराई की थी, और बुराई करते हुए कहा था कि यह एक पाप है जिसे हम अछूत मानते हैं। अगर हम हमारा समाज छोड़कर दूसरा धर्म अपना लें तो उसी वक्त से उसे छुआ जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें स्त्री पुरुष समानता पर बल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्त्री और पुरुष समानता पर भी बल देते हैं। तो किस प्रकार से बल देते हैं देखिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने तथा पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के पक्षपाती थे, मतलब इसके पक्ष में थे। तो जितना अधिकार पुरुषों को था उतना ही अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल महिलाओं को भी दिलाना चाहते थे। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर 1921 में
बिहार में किसानों की एक सभा को संबोधित करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। क्या कहा था ये सुनिए। आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी स्त्रियों को पर्दे में रखते हैं, और ये स्त्रियां कौन हैं? आपकी माँ हैं, बहन हैं, पत्नी है। ठीक है, उन्हें पर्दे में रखकर आप यह मानते हैं कि आप उनके सतीत्व की रक्षा कर सकेंगे। उन पर इतना विश्वास तुम्हें क्यों नहीं है? क्या आप इसलिए ऐसा करते हैं कि ये बाहर आकर आपकी गुलामी देख लेंगी? ठीक है, और आपने इन्हें गुलाम पशुओं की तरह रखा है। मेरी चले तो मैं बहनों से कह दूं कि ऐसे डरपोक और नामर्दों की स्त्रियां बनने से तो अच्छा है कि आप इन्हें तलाक दे दें। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं स्त्री पुरुष समानता पर बल देने के संबंध में। इसके बाद फिर अगला आता है विवाह सुधारों पर बल। तो विवाह सुधारों पर बल के संबंध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार क्या है, तो देखिए। तो सरदार पटेल ने बाल विवाह तथा बेमेल विवाह, ठीक है, इनकी आलोचना की थी तथा विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन भी किया था। इसके बाद समाज में जो बलि प्रथा थी, बलि प्रथा सब जानते ही हैं, तो बलि प्रथा जिसमें बच्चों को बलि पर चढ़ाया जाता था, इससे सरदार पटेल बहुत दुखी होते थे। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बार बिहार जाते हैं, तो बिहार यात्रा के दौरान उन्होंने इस क्रूरता पर रोष प्रकट किया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जो ब्राह्मण गुड्डे और गुड़ियों का विवाह करने के लिए स्मृतियाँ उद्धत करते हैं, वे ब्राह्मण नहीं हैं, वे राक्षस हैं। और जो माँ बाप इन ब्राह्मणों की बात में आकर या इन ब्राह्मणों की बात मानकर अपने बच्चों को काली माता की भेंट चढ़ाते हैं, वे स्वयं पशु हैं। मेरे हाथ में अगर कानून हो तो मैं ऐसे लोगों को गोली से उड़ा दूं, ऐसी सजा इनके लिए निश्चित कर सकता हूं मैं, लेकिन ऐसे मेरे पास वर्तमान में ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो ये बिहार की यात्रा के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें शिक्षा व्यवस्था में समानता पर जोर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल शिक्षा में भी समानता पर बल देते हैं। तो देखिए, इसमें समाज के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शिक्षा पर विशेष बल दिया था। 21 अक्टूबर 1950 को गुजरात विद्यापीठ के अपने दीक्षांत भाषण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जो शिक्षा पद्धति जनता तथा देश को आत्मनिर्भर नहीं बनाती, उसकी पुनर्रचना होनी चाहिए। ठीक है, और गांधी की तरह भी, या गांधी जी की तरह ही सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वदेशी तकनीक पर आधारित विशेष शिक्षा पर बल देते थे, और साथ ही उन्होंने पुरुषों की तरह नारी शिक्षा का भी समर्थन किया था। गांधी जी भी कहते थे कि जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार पुरुषों को है, तो वैसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार महिलाओं को भी होना चाहिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कहते थे कि जब शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार पुरुषों को है, तो महिलाओं को भी होना चाहिए। ठीक है, और उनका यह आग्रह था कि पिछड़े हुए समाज की कन्याओं को शिक्षित करने का काम महापुरुष का है, और उसका फल बहुत समय बाद मिलेगा, और जब तक फल मिलेगा तो उसकी मिठास हमेशा मिलती रहेगी। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, इसमें वर्गीय समानता के पक्षधर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वर्गीय समानता के समर्थक थे, और वे कहा करते थे कि जब ईश्वर ने सबको समान बनाया है, तो फिर मालिक या दास का अंतर क्यों है मनुष्यों के बीच में। ठीक है, और जब तक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान है, तो यही समानता की भावना समाज में भी व्याप्त होनी चाहिए। ठीक है, हर वर्ग के, जितने भी वर्ग के लोग हैं, सभी वर्गों को समान मानते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसी भी वर्ग में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते थे। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इसी दृष्टिकोण पर बल दिया था कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी वर्ग के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी वर्गों को समान मानना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार तथा उनके प्रति शंका का भी इन्होंने विरोध किया था। साथ ही जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है, तो अल्पसंख्यक वर्ग से देश के प्रति पूरी वफादारी की अपील भी उन्होंने की थी। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के वर्गीय समानता
लिखिए, तो ये आपको लिखना होगा। इसके बाद फिर अगला आता है धार्मिक समानता के पक्षधर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल धार्मिक समानता मतलब धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में भी थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक धर्मनिरपेक्ष समाज के पक्षपाती थे। उनका यह मत था कि ईश्वर एक है तथा उसकी सभी संतान हैं। सभी का ईश्वर एक है पर अलग अलग रूप में पूजते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि ईश्वर एक है और उसी एक ईश्वर की हम सब संतान हैं। धर्म ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ मानवता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल धर्म के नाम पर संकीर्णता के विरोधी थे। जो व्यक्ति अपने धर्म की बड़ाई करता है और दूसरे धर्म की बुराई करता है, ठीक है, ऐसे लोगों को वह निम्न समझते थे। सभी व्यक्ति को सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। हम जितना सम्मान अपने धर्म का करते हैं उतना ही सम्मान दूसरे धर्म का करना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देते थे। सभी लोग अपना अपना धर्म माने, अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करें और कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्म के रीति रिवाज में या दूसरे धर्म के कार्य में या उनके आचरण में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करे। ठीक है। इसके बाद वे भारतीय समाज को धर्म की संकीर्णता की भावना से भी मुक्त करना चाहते थे। इसके बाद देखिए महिला सशक्तिकरण पर बल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सामाजिक, आर्थिक सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण के पक्षधर थे और उन्होंने महिला शिक्षा पर भी जोर दिया था। वे शिक्षा को महिलाओं की स्थिति में सुधार का प्रथम आधार मानते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा कि महिलाएं शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई है, इनमें शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना होगा और जैसे जैसे हम महिलाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो सामाजिक रूढ़ियां हैं ये समाप्त होती चली जाएगी। और जब महिलाएं शिक्षा प्राप्त करेगी तो ये भी आर्थिक रूप से सशक्त होगी, आर्थिक रूप से मजबूत होगी, ये खुद भी आय प्राप्त कर सकेंगे और ये भी समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकेंगी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का उस समय प्रयास रहा था। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आर्थिक विचार। तो आर्थिक विचार सरदार वल्लभ भाई पटेल के कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें तो पहला विचार है सरदार वल्लभ भाई पटेल का आर्थिक विचार के अंतर्गत कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी विशेष सैद्धांतिक पंथवाद या परंपरा से जुड़े रहने के बिल्कुल विरोधी थे। अत्यधिक उत्पादन तथा न्यायोचित वितरण उनके आर्थिक चिंतन का मुख्य आधार था। ठीक है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में वित्तीय संकट, आवश्यक वस्तुओं का अभाव, औद्योगिक गतिरोध, इसके बाद मुद्रा प्रसार आदि कई गंभीर चुनौतियां थी भारत में और इन चुनौतियों से भी सामना करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सफलता प्राप्त हुई थी। उसी समय पटेल के भाषण एवं पत्र व्यवहार उनके व्यवहारवादी दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि प्रांतों के उन्होंने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और भाषण में कहा था कि सरकारी खर्च में कटौती करें। जितने भी मुख्यमंत्री थे राज्यों के उन सभी मुख्यमंत्री को कहा कि सभी लोग अपने अपने खर्चों में कटौती करें और केंद्र तथा प्रांतों के बीच सहयोग की भावना को बढ़ावा दें। ये उन्होंने कहा था। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर वित्तीय अनुशासन, औद्योगिक उत्पादन में अधिक पूंजी नियोजन तथा मजदूरों एवं मालिकों के बीच अधिक सद्भावना पर भी उन्होंने बल दिया था। अगर मालिकों और मजदूरों के बीच सद्भावना नहीं होगी तो फिर भी उत्पादन ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, उद्योग सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है। इसके बाद फिर औद्योगिकरण के क्षेत्र में संगठित प्रयास एवं उपलब्ध साधनों का अधिकतम प्रयोग तथा नए साधनों की खोज सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुख्य चिंतन रहे हैं। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद देखिए इसमें साम्यवादी आर्थिक विचारधारा के विरोधी हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह अनुभव किया कि साम्यवादी एवं समाजवादी मजदूर संगठनों को औद्योगिक अशांति के लिए भड़का रहे थे और इसीलिए 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इंटक कहते हैं। और 17 मई 1948 ईस्वी को उनके वार्षिक सम्मेलन में संबोधित उन्होंने किया और संबोधित करते उन्होंने कहा था कि पंच फैसलों के द्वारा श्रम और पूंजी की समस्या को सुलझाना चाहिए।
ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय विचार दिए थे। इसके बाद फिर अगला दृष्टिकोण है सरदार वल्लभ भाई पटेल का औद्योगिक अशांति पर कठोर दृष्टिकोण। तो देखिए इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल 3 वर्षों के लिए औद्योगिक शांति के पक्ष में थे। ठीक है, उन्होंने हड़तालों की अपेक्षा परस्पर समझौते की और पंच फैसले की पद्धति पर उन्होंने अधिक बल दिया था। मई 1949 ईस्वी में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि देश में जो लोग आज के संकट काल में ऐसी कार्यप्रणाली का आसरा लेते हैं जो उत्पादन को रोकती है, ठीक है, और वे मजदूरों और देश को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, झगड़ों के निपटारों का सर्वोत्तम उपाय यह है कि पंच फैसले की पद्धति और एक बार न्याय निर्णय और पंच फैसले का तंत्र चालू हुआ कि हड़ताल गैर कानूनी बन जाएगी। मतलब ये हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पंच के फैसलों को उस समय महत्वपूर्ण मानते थे, पंच के फैसलों को बढ़ावा देना चाहते थे। और ऐसी परिस्थिति में जो लोग मजदूरों को हड़ताल करने के लिए या जारी रखने के लिए सलाह देते हैं वे मजदूरों के या इस देश के शत्रु हैं, मित्र नहीं। ठीक है, तो ये उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने विचार इस तरीके से व्यक्त करते थे। इसके बाद फिर अगला आ जाता है लघु उद्योगों के विकास पर बल। तो देखिए इसमें भारतीय समाज में सच्चा समाजवाद ग्राम उद्योग पर निर्भर होना चाहिए और जो पाश्चात्य मतलब जो पश्चिमी देश है, तो पश्चिमी देशों को ही कहा जाता है पाश्चात्य देश। ठीक है, तो पाश्चात्य देशों की भारी उद्योग नीति के स्थान पर भारत में ग्राम उद्योगों के माध्यम से बड़े पैमाने पर उत्पादन से ही यह संभव हो पाएगा। मतलब हमारे भारत में ही ऐसे उद्योगों की स्थापना की जाए जिससे हमारे भारत का विकास हो। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गांधी जी की तरह जो कुटीर उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको बढ़ाने के पक्ष में थे। इससे देश की विभिन्न रोजगार जैसी समस्याएं हल होंगी तथा देश आत्मनिर्भर बन पाएगा, समाज का स्वस्थ पुनर्निर्माण होगा। और यही गांधी जी की कल्पना भी थी। गांधी जी भी कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहते थे, गांधी जी भी जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना चाहते थे। ठीक है, जिसके अनुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल भी स्वतंत्र भारत के सामाजिक उत्थान में इसी प्रकार की आर्थिक उन्नति से सुदृढ़ समाज की नींव रखना चाहते थे और उत्थान को आवश्यकता अनुसार बनाना चाहते थे। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला विचार है सरदार वल्लभ भाई पटेल का कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ बाहर से बहुत अनाज मंगवाना पड़ता है, इससे देश का बहुत नुकसान होता है और इसलिए हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि जैसे भी बने बाहर से अनाज मंगाना बंद होकर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए और जितना ज़रूरी है उतना देश में उत्पादन करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि हम जो विदेशों से अनाज मंगाते हैं उस अनाज को मंगाना बंद करना चाहिए और हमारे भारत में ही अनाज का उत्पादन करना चाहिए। और यही समाजवाद है जिससे समाज स्थिर व आत्मनिर्भर बन सकता है। जब भारत में ही अनाज का उत्पादन होगा तो हम संसाधनों का समान वितरण आसानी से कर पाएंगे। और ऐसे समाजवाद की स्थापना के लिए रचनात्मक कार्यों को अधिक प्रोत्साहन देना होगा, क्योंकि इससे एक ओर हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी तो वहीं दूसरी ओर हमारा समाज भी स्वस्थ बनेगा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार है फ्रेंड, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल के लिए। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए पटेल के आर्थिक विचारों का मूल्यांकन। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के आर्थिक विचारों का मूल्यांकन देखिए तो इसमें क्या कहते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का दृष्टिकोण समन्वयात्मक था जिसमें सीमाबद्ध पूंजीवाद रहे। ठीक है, तथा जो आवश्यक औद्योगिकरण जिससे आर्थिक क्षेत्र में लाभ के साथ जन सामान्य का स्तर सुधर सके और समाज का नवनिर्माण हो, ये पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल सोचते थे ऐसा। इसके बाद फिर सामाजिक न्याय के संदर्भ में सरदार पटेल का विचार था कि निर्धनों के
रहन सहन को ऊंचा उठाने की व्यवस्था की जाए और वे भूमि सुधारों का बिना उचित मुआवजा करने के विरुद्ध भी थे। ठीक है, मतलब भूमि सुधार भी चाहते थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद फिर इस दृष्टिकोण से वे व्यक्तिगत संपत्ति का किसी के द्वारा शोषण के बिल्कुल विरुद्ध में थे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति का शोषण होता था, तो संपत्ति के कारण किसी व्यक्ति का शोषण न हो, इसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल विरोधी थे। इसके बाद फिर अमीर का हृदय परिवर्तन कर उसे गरीबों की ओर मोड़ने के पक्ष में थे। मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ जमींदार, कुछ जागीरदार ऐसे जिनके पास ज़मीन बहुत सारी होती थी, तो इन लोगों की ज़मीन को हमें गरीबों में बांटना है, लेकिन हमें इनसे बुराई करके नहीं, हमें इनसे बातें मनवाकर इन जमींदारों की और जागीरदारों की भूमि को गरीबों में वितरण या वितरित करना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि हमें इनसे या इन पर दबाव बनाकर इनसे ज़मीन नहीं लेना है, जागीरदारों से और जमींदारों से। हम इनको पहले समझाएंगे और ये मान जाते हैं तब इनके ज़मीन को हम गरीबों में बांटेंगे। ठीक है, सरदार पटेल बलपूर्वक किसी की संपत्ति को अधिग्रहित करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों का मूल्यांकन है। और इसी के साथ हमारा आज का यह सेशन समाप्त हो जाता है फ्रेंड। इसका जो बचा हुआ पार्ट है यह हम आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा पढ़ाएंगे। जल्दी ही हम इसका वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।